Give it to me like. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं हंजला भाई की तरफ और इंशाल्लाह जेनेटिक्स के हवाले से जितने भी सवालात होते हैं आपके ज़हन में, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारा चैनल दी एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी करिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जनाब। कोई भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप भी? अस्सलाम वालेकुम। आज हंजला भाई हम आपके पास आए हैं, थोड़ा सा हमें फैंसियर के लिए, न्यू फैंसियर के लिए गाइडलाइन चाहिए जेनेटिक्स के रिलेटेड और लव बर्ड्स के रिलेटेड, ब्रीडिंग सीजन वगैरह, और आपके बर्ड्स भी देखेंगे इंशाल्लाह। चलेंगे। आइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आए हैं वन एंड ओनली हंजला भाई की तरफ, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं, HS लैब के ऑनर हैं और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इन्हें जेनेटिक गुरु के नाम से जाना जाता है। इनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत सारी खिदमात हैं। इन्होंने माशाल्लाह एक हमारी म्यूटेशन है पैलेट, उस पर काम किया और उसको BBA से अप्रूव कराने में बड़ा हेल्प आउट किया। तो आज हम उनसे मिलवाते हैं वन एंड ओनली हंजला भाई। अस्सलाम वालेकुम। कश भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीन बर्ड, ग्रीन वाइल्ड टाइप की क्या अहमियत है लव बर्ड्स में? सर, आप अगर ये देख लें कि इंसान है, उसको जीने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो उसके बगैर जो है वो जी नहीं सकता, या कुछ चीज़ें इतनी ज़रूरी होती हैं कि उनके बगैर ज़िंदगी कभी मुकम्मल नहीं होती। तो ग्रीन वाइल्ड टाइप का मतलब ये नहीं होता कि जंगल से पकड़ के लाए हैं। वाइल्ड टाइप बेसिकली कहते हैं उस बर्ड को जो फ्री ऑफ म्यूटेशंस होता है, जिसमें कोई भी और म्यूटेशन नहीं होती, तो जिसे प्योर ग्रीन कहते हैं। तो जो ग्रीन वाइल्ड टाइप होता है, दुनिया का कोई स्टड बगैर ग्रीन के चल नहीं सकता, इम्प्रूव नहीं हो सकता। और बेसिकली जो ग्रीन वाइल्ड टाइप है वो कलर्स को प्योर करता है। उनके अंदर कह लें आप, जो बर्ड उससे होके गुज़रता है उसके अंदर जो इश्यूज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और क्वालिटी एनहांस होती है, साइज़ एनहांस होता है, उसकी कलरेशन अच्छी होती है। अब अगर आप ब्लू टू ब्लू ही 2-3 साल लगाते, 2-3 साल इकट्ठे लगाते रहें ऊपर नीचे, तो आपकी ब्लू की ना जो कलर की जो है ना वो एक शाइन होती है, एक वैल्यू होती है, वो ख़त्म होती जाएगी, डल होता जाएगा। लेकिन इसी को अगर आप ग्रीन से गुजार के आप तैयार करेंगे कि आप ग्रीन टू ग्रीन, ग्रीन स्प्लिट ब्लू इनटू ग्रीन स्प्लिट ब्लू से जो ब्लू आएगा वो डिफरेंट कलर होगा वो, और वो एक मतलब थोड़ा सा हट के होगा। इसी तरह पार ब्लू के अंदर ले लें तो इवन के कोई भी म्यूटेशन अगर आप कहें कि ग्रीन के बगैर चल सके तो ये नहीं हो सकता। हाँ, आप वक्ती तौर पे अपने चूरन बेच सकते हैं, अपना जो भी आपके पास है वो बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टड खड़ा हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हो, या आप कोई शो विन कर सकें, तो उसका एक ही तरीका, एक ही फार्मूला है कि जिस म्यूटेशन को आपने टॉप पे ले जाना है क्वालिटी में, उसको ग्रीन के साथ ब्रीड करवाएं। तो रेड आइज में ग्रीन बर्ड अक्सर लोग कहते हैं कि उसको ऐड करना चाहिए। जिसको आप ग्रीन के साथ लगाया जाएगा, ग्रीन बर्ड के साथ से गुजारेंगे ना, तो ग्रीन इज़ लाइक प्योरीफायर, कि वो आपके एक बर्ड को स्ट्रेंथ देता है, वो ब्लड को स्ट्रांग करता है, उसके अंदर कलरेशन अच्छी आती है, उससे साइज़ अच्छा आता है, और उसके अंदर से आप कंपैरिजन करके देख लें कि जिन बर्ड्स को रेड आइज को आप ग्रीन्स के साथ अंदर से निकालते हैं, उनकी हर चीज़ आम बर्ड से बेटर होती है।
तो हंजला भाई, फिनोटाइप और जीनोटाइप लव में क्या है? देखें, अक्सर मुझे एक लोग क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी म्यूटेशन ऊपर जाएगी, कौन सी म्यूटेशन नीचे जाएगी। तो याद रखिए कि बर्ड के अंदर दो चीज़ें होती हैं जो काशिफ भाई ने पूछा है। एक बर्ड का फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप कहते हैं उसका ज़ाहिर, और एक जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप होता है उसका बातिन, कि बाहर क्या है अंदर क्या है। तो फिनोटाइप जितना खूबसूरत होगा एक म्यूटेशन उतना लंबा चलेगी। अगर किसी का फिनोटाइप ज़ाहिर किसी ऐसे म्यूटेशन से मिल रहा होगा कि जो पहले से ही जो है एक्सेप्टेड नहीं है, तो फिर ये म्यूटेशन भी ना ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा नहीं चलेगी, लंबा नहीं चलेगी। तो जितना फिनोटाइप, जैसे ओपलाइन है, ओपलाइन का फिनोटाइप बहुत अट्रैक्टिव है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जिस तरह रेड आई बर्ड हैं, बहुत सारे बड़े खूबसूरत हैं, वो उनका फिनोटाइप अट्रैक्ट करता है लोगों को, रेड आई अट्रैक्ट करती है लोगों को। जीनोटाइप, जीनोटाइप होता है कि बर्ड के अंदर क्या होता है, बर्ड की जो चीज़ें अंदर कैसे चलती हैं, उनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, उसके डिफरेंट मोड हैं। लाइक एक डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट के अंदर भी एक कंप्लीट डोमिनेंट है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आपने आंखें बंद करके जिससे भी लगाएंगे ना, तो इन्होंने आना ही आना है। ग्रीन कंप्लीट डोमिनेंट है। तो बाकी इनकम्प्लीट डोमिनेंट काफ़ी सारे हैं, जैसे आपका ये यूविंग हो गया, जैसे आपका वायलेट फैक्टर हो गया, डार्क फैक्टर हो गया, या आपका ये बर्ड ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। तो इसके बाद आता है सेक्स लिंक रिसेसिव आता है, जैसे ओपलाइन है आपका, कि मतलब अगर फादर उस पे जीन पे है, ओपलाइन है, तो वो अपनी बेटियां सारी जो है वो उसी म्यूटेशन की देगा, और बेटे जो होंगे वो सेम नहीं आएंगे जब तक कि दूसरी तरफ भी विजुअल ना हुआ। तो तीसरी रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ये होती है कि जब तक दोनों पेरेंट्स में मौजूद नहीं होगा विजुअली या अंदर ब्लड में, इससे सेपरेट करते हैं, तो विजुअल ब्लड नहीं आना। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन है जो इनकमिंग म्यूटेशन जो चल रही हैं, येलो फेस, एक्वा, तो इनका जेनेटिक बिहेवियर क्या है? अब एक्वा जो है बेसिकली ये ग्रीन के साथ रिसेसिव होता है, और ब्लू का ये अलील है। अलील का मतलब होता है कि एक ही लोकस पे ये होता है, जिस लोकस, जिस जगह पर एक वर्ड आप कह लें कि उसका मेन ब्लू है, क्योंकि ब्लू लोकस के अलील है, ये भी वहीं पाए जाते हैं। ये आप यूँ समझ लें कि एक फ्लेवर होता है, एक अपने जीन का एक फ्लेवर होता है। तो इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? जो अलील होता है वो अगर तो ग्रीन के साथ हो तो वो रिसेसिव की तरह, जैसे आम रिसेसिव बिहेव करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन अगर ब्लू के साथ हों, अलील के साथ हों, तो फिर ये को डोमिनेंट होते हैं। को डोमिनेंट होने का मतलब होता है कि ये दोनों इकट्ठे होके आते हैं। जैसे पेस्टल का एक अलग कलर है, इनो का अलग कलर है, जब दोनों मिलते हैं तो एक दरमियाना कलर लेके आते हैं। ये एक कहते हैं इसको कि को डोमिनेंट है, इकट्ठे आते हैं। अब रही बात एक्वा की। अब चूंकि एक्वा की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? एक्वा की पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये ब्लू 1 से लगेगा या ब्लू 2 से लगेगा। मतलब कहने का ये है कि उसके जीन्स पे एक तरफ एक्वा होगा, एक पेयर में से एक पे अगर एक्वा है और एक पे ब्लू 1 है, ये वही ब्लू 1 है जो हर जगह है, जिसे सादा ब्लू हम कहते हैं। तो इसे कहेंगे एक्वा ब्लू या एक्वा ब्लू 1। और अगर उसके एक पेयर में से एक पे एक्वा है, दूसरे पे ब्लू 2 है, ये वही ब्लू 2 है जो ब्लू 1 ब्लू 2 के अंदर होता है, ब्लू 2। उस तरीका भी इसका यही है कि पार ब्लू से आप ब्रीड करवा लें ब्लू 1 ब्लू 2 जो है, तो आपको कुछ बर्ड एक्वा को पार ब्लू से करवाएंगे, कुछ एक्वा ब्लू 1 आएंगे, कुछ एक्वा ब्लू 2 आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही क्रोमोसोम के जो पेयर है उसका, उस पे दोनों साइड पे एक्वा हो, तो इसे इंडोनेशियन तो एक्वा होमोजाइगोट कह रहे हैं, और देखा देखी हमारे पाकिस्तान भी इसको कह रहे हैं, लेकिन इसको हम कहेंगे प्योर एक्वा, ठीक है। तो याद रखिए कि कोई भी बर्ड या हेट्रोजाइगोट होगा या होमोजाइगोट होगा, तीसरा कुछ नहीं होता। तो किसी एक चीज़ को एसोसिएट कर देना किसी एक के साथ, देखने वाला समझता पता नहीं ये कोई नई चीज़ है,
ये एक्वा होमोजाइगोट पता नहीं कोई नया इसके अंदर वो है चीज़। अब बेचारों को जो कि बेसिक भी नहीं समझ तो आगे भी नहीं समझ। तो बेसिकली होमोजाइगोट ब्लू 1 होमोजाइगोट है, ब्लू 2 होमोजाइगोट है, ठीक है। इस तरह और बहुत सारे होमोजाइगोट जिनको हम होमोजाइगोट नहीं कहते। तो इसको होमोजाइगोट कहने की वजह क्या है? होमोजाइगोट बेसिकली वो होता है जो दोनों जीन एक जैसे हो, जैसे ब्लू है दोनों जीन एक जैसे हैं, होमोजाइगोट है। जी। अगर डिफरेंट है, ग्रीन स्प्लिट ब्लू है, हेट्रोजाइगोट है। तो इसमें फिर आसानी की वजह करनी चाहिए कि एक्वा के अगर दोनों पेयर पे एक्वा ही है तो उसको हम प्योर एक्वा कहेंगे। तो भाई जो जिस तरह येलो फेस है, येलो फेस भी जो है ना ये रिसेसिव है। ओके। तो येलो फेस पार ब्लू को, तो येलो फेस पार ब्लू में बहुत माइनर सा फ़र्क होता है, बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। इतना माइनर सा कि शायद आम आदमी समझ भी ना सके। लेकिन बात यह है कि जब वहाँ तक जाएंगे रास्ते में ब्लू पड़ते हैं। तो जो ब्लू होगा, ब्लू कैसे ब्लू बर्ड किसे कहते हैं कि जिसके अंदर 100% सिटोसिन की रिडक्शन हो जाती है। एक बर्ड के अंदर दो चीज़ें होती हैं जो उसके कलर बनाती हैं, या तो उसके मेलानिन होते हैं, बर्ड के अंदर ये यूमेलानिन होते हैं। मेलानिन की और किस्म भी है, फ्यूमेलिन भी है और मेलानिन भी है, लेकिन जो बर्ड के अंदर होता है वो यूमेलानिन होता है। ओके। तो बर्ड के अंदर दो चीज़ें होती हैं जो कलर बना रही होती हैं, दिखा रही होती हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक यूमेलिन होते हैं, एक सिटासिन्स होते हैं। तो यूमेलिन जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं आपकी डार्क और ब्लैक जितने शेड्स हैं ना उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, यूमेलिन कर रहे होते हैं। बाकी आपका जो कह लें कि येलो है, ऑरेंज है, ये कलर जो होते हैं ना इनको सिटासिन जो है ना वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके। ठीक है। तो ये इनके कॉम्बिनेशन आपस में मिलते हैं तो चीज़ें बनती हैं। अब सिटासिन अगर जो कलर्स हैं, ऑरेंज है, रेड है, ठीक है, येलो है, अगर ये टोटल किसी से निकाल दें, ख़त्म कर दें, ब्लू बर्ड बन जाता है। तो मतलब ये है कि ब्लू बर्ड जब आएगा और आप कहेंगे यार ये ब्लू येलो फेस है, देखो नज़र नहीं आना, तो लोगों को कसमें भी खाएंगे ना तो लोग नहीं मानेंगे चीज़, क्योंकि लोगों को जो अट्रैक्शन दे रही है। जैसे आज एक बर्ड वो लगाया हुआ था डन फेलो येलो फेस यूविंग प्लाइन, तो उसमें क्वेश्चन थे मेरे कि उसकी बॉडी के अंदर जो रिडक्शन ऑफ ह्यूमेलिन है वो आम डन फेलो से ज़्यादा, लेकिन लोग नीचे माशाल्लाह माशाल्लाह कहते जा रहे थे। मैं भी चुप करके बैठा रहा। मैंने कहा ठीक है यार, कहते जाओ, किसी ने कोई क्वेश्चन तो पूछना हो तो पूछो उससे यार कि एक डन फेलो में जो रिडक्शन होती है वो कितनी होती है, इस बर्ड में ज़्यादा क्यों है, क्या रीज़न है इसकी। तो लेकिन चूँकि उसमें जो अट्रैक्शन थी येलो होने की वजह से, येलो फेस, क्योंकि वो डिफरेंट था, तो अगर ये अट्रैक्शन की वजह से आप ले रहे हैं तो फिर ब्लू के अंदर लेके जाएंगे इसको, तो फिर बर्बादी है फिर उसके अंदर। हाँ, येलो फेस के अंदर, ये पार ब्लू के अंदर जो आपका येलो फेस जाएगा तो उसमें हल्का सा थोड़ा सा स्लाइट सा शेड उसका चेंज होगा, बिल्कुल जो है ना वो ऑरेंजिश, जितनी भी ऑरेंज चीज़ें होंगी वो उसकी गर्दन से ख़त्म हो जाएंगी। तो इससे ये कुछ कह सकेंगे। या थोड़ी सी उसकी बीक की निशानी होती है कि जिससे पता चलता है कि येलो फेस है। तो बेसिकली ये रिसेसिव ही है, दोनों रिसेसिव जीन्स हैं। तो हंसला भाई एक क्वेश्चन ये भी है कि पार ब्लू, टर्कवाइज, पार्शियल ब्लू, ये नेम क्यों डिफरेंट हैं? अच्छा देखें, अभी तक तो खैर मैं आपको जितना बताऊंगा, दुनिया में सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड जेनेटिक्स जिसकी है ना वो ब्लू की है। ब्लू के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लेम हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी भी। एक वक्त था हम कहते थे यार ये टर्कोइस ब्लू है, फिर बाद में हमें पता चला कि नहीं यार इसमें दो अलग जीन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, उसमें एक ब्लू 1 है, एक ब्लू 2 है। फिर टर्कोइस अलग से क्लेम हुए, क्योंकि टर्कोइस एक अलग म्यूटेशन है, ब्लू 1 ब्लू 2 जिसे पार्शियल ब्लू कहते हैं, मतलब उसमें फुली ब्लू अगर होता ना तो वो सारा कुछ ख़त्म कर देता, वाइट करता, लेकिन थोड़ा येलोनेस के अंदर कहते हैं पार्शियल ब्लू है ये। ठीक है, ये बाकी भी पार्शियल ब्लू ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लू के अंदर कह लें कि चीज़ें हैं उसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कि पहले ब्लू 1 ब्लू 2 टर्कोइस, फिर सफ़ायर, फिर एक्वा। ठीक है, इसके अलावा भी शायद इसके अंदर
ब्लू 1 है, ब्लू 2 है। अब आप सोचें कि टर्कोइस की जो जेनेटिक्स है वो अलग है। अगर टर्कोइस को ब्लू से लगाएंगे उसमें ब्लू 1 ब्लू 2 नहीं आना, याद रखिएगा कि अब टर्कोइस से लगा के ब्लू 2 नहीं करेंगे। वो भी ब्लू का अलील है, उसने टर्कोइस देने हैं आपको ब्लू के साथ मिलके, ठीक है। इनका फिनोटाइप स्लाइड सा मिलता जुलता इनके साथ होगा, लेकिन अब मसला वहाँ आना है जब कोई बंदा एक्वा और टर्कोइस से इकट्ठा ब्रीड कराना चाहेगा, कैसे आएगा। हमारे यहाँ एक मसला ये है कि हम चीज़ के अंदर वायलेट कलर डाल देते हैं, और भाई एक्वा के अंदर अगर आप वायलेट डालेंगे तो एक्वा का एक्वा होना ही जो है ना मशकूक हो जाता है। लिहाजा कम से कम एक्वा को तो प्योर ब्रीड कराओ यार। जो जो ग्रीन येलो फेस है तो उसको यार प्योर ब्रीड कराओ यार, ठीक है। तो कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग लेके तो आप इस हॉबी में आएँ, इसमें चलें, ठीक है। आप पैसे कमाते हैं, आप फिजिबिलिटीज़ बताते हैं, जो कुछ करते हैं, जैसे भी करते हैं, लेकिन कम से कम नॉलेज के साथ आएँ ताकि आपको पता हो कि इनको सही से कैसे ब्रीड करवाना है। वरना अगर 3-4 कम्बिनेशन सफ़ायर है, एक्वा है, टर्कोइस है, ब्लू 1 ब्लू 2 है, ये अगर आप आपस में इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा। वो हंजला भाई, लब्बर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के साथ इस दफ़ा शो में आप क्लासिफिकेशन मैनेजर की खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि न्यू फैंसियर और फैंसियर जो लबर्ड्स के हैं, टॉप ब्रीडर जो भी हैं, उनके लिए शो बेंच कितना इम्पोर्टेंट होता है? सर एक बच्चा होता है, उसने चलना होता है, चलने के बाद ही दौड़ सकता है। शो की मिसाल ऐसे है जैसे किसी बच्चे को चलाना, उसके बाद ही वो दौड़ सकता है। दौड़ने से मुराद ये नहीं है कि वो बर्ड बेच सके, दौड़ने से मुराद ये है कि वो क्वालिटी की पीक पे जा सके। क्योंकि बर्ड के अंदर असल दगड़ मगड़ लगा के पैसा कमाना नहीं है, असल उसके अंदर शो की अवेयरनेस है कि शो के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके मुताबिक मेरे बर्ड होने चाहिए। उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करनी है और जिनके इम्प्रूव होने से वो शो के अंदर बेस्ट परफॉर्म करे और जो है स्टैंड आउट करे। तो शो अगर होते रहेंगे तो अवेयरनेस चलती रहेगी, लोगों को स्टैंडर्ड्स का पता चलता रहेगा। जो मुल्क, जो सोसाइटियाँ जिनकी मोटिवेशन सिर्फ पैसा हो, वो डूब जाती हैं, याद रखिएगा। अगर आप क्वालिटी की बुनियाद पे उठेंगे तो आप गिरेंगे नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे जमा करने के 2+2 4 करने के लिए जमा उठेंगे आप कि यार फलाने से उधर से ये उठा के ये लगा दो ताकि हाई एंड चीज़ें बेचना शुरू कर दो, आपको पता ही नहीं है कि बर्ड है क्या, उसको करना क्या है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, तो ये चीज़ काफ़ी नुकसानदेह है। तो शो जो है उनका फ़ायदा ये होता है। देखें सर, ये एक एक्टिविटी भी है, ये सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। बर्ड शो आता है, बंदा बर्ड को शुरू होते ही उसको शो बॉक्स में, केज में डालता है, उसको देखता है, उसकी इम्प्रूवमेंट देखता है, खुश होता है। जी। फिर उसको वो इस तरीके से प्रैक्टिस कराते कराते तैयार करता है, मोल्ड क्लियर करता है। फिर वो जो शो बेंच पे जाता है, देखता है कि बर्ड यार बड़ा वेल ट्रेंड है। मैंने काफ़ी सालों से शो जज करने में साथ हेल्प कर रहा होता हूँ, तो मैंने जो देखा है कि हमारे लोग जो है ना वो ज़्यादातर तो बर्ड यूं ही पकड़ के ला के रख देते हैं। लेकिन वो लोग जो बर्ड तैयार करते हैं, जैसे आदिल मिर्ज़ा एक अच्छी एग्जांपल है, बड़ा शौक़ से तैयार करता है, तो देखो उसको माशाल्लाह उसका बर्ड भी अच्छा किया। आदिल मिर्ज़ा को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि वाकई अगर इसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करेंगे, अपने बर्ड को तैयार करेंगे, तो शो के अंदर मज़ीद जान होगी, मज़ीद जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये दौड़ है जो हमें दौड़नी चाहिए, ना ये कि पारब्लू अपलाइन फलाना 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 और ये जल्दी बेच के तो मैं पैसे कमा के फारिग होऊंगा, क्योंकि फिर शौक कब करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि LSP और ACP और जितने भी कह लें कि यहाँ पर बॉडीज़ बनी हुई हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। हर इंसान अपनी हिम्मत के कदर अच्छा काम कर रहा है, तो इनको जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए और इनको मज़ीद आगे बेहतर से बेहतर करना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर क्वालिटी प्रोड्यूस करने का ट्रेंड हो। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उनसे कहूँगा कि भाई जो कुछ भी करें सीख के करें।
हंजला भाई, न्यू फैंसियर का एक ही सवाल होता है हर व्हाट्सअप में, हर फेसबुक पे, कहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू करूँ, कौन से बर्ड से स्टार्ट करूँ। और जब वो इन्वेस्टमेंट कर लेता है, जो न्यू फैंसियर्स होते हैं, उसके बाद जब नुकसान होता है, तो उनकी एग्जांपल देके हमें बताएं कि उन्हें क्या सीखना चाहिए था, उन्होंने क्या लर्न किया। ये चीज़ें हमें गाइडलाइन दे दो थोड़ी सी। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली अ बैड साइड ऑफ दिस हॉबी, मैं किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन बहुत से लोग हैं इसके अंदर जो लोगों को पैसे अट्रैक्शन देते हैं कि इतने का ये, इतने का ये, इसको बेच के इतने बच्चे आएंगे, इतने का ये, इतने का वो। तो लोगों को इस एतबार से वो फिर मोटिवेट करते हैं, उसी टाइप की वीडियो देखते हैं, फिर लेके 50-60 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितनी किसी को औकात होती है, पहुंच जाता है, हाँ जी हूँ लवाओ बर्ड। और वो माशाल्लाह कुछ तो अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छा मशवरा देते हैं, कुछ ऐसे होंगे कहते हैं यार जितने भी हैं कम है और ले आओ, और फिर जो गंद कोड़ कबाड़ है वो लगवा देंगे उसको। तो मैं ये समझता हूँ कि उसने तो अपना काम किया, उसने तो अपनी दुकान है, उसका तो सर्वाइवल है, उसने तो करना था किया, उसने अपनी बका की जंग लड़ी। लेने वाला क्यों गया वहाँ, उसने इसकी बेसिक्स क्यों नहीं सीखा। कोई बर्ड भी आपने शुरू करना है उसको बेसिक्स से शुरू करो, ठीक है। आप चंद ग्रीन फिशेस ले लें, बल्कि रेड आई के अंदर भी जो लोग बेच रहे हैं गलत कर रहे हैं कि नए बर्ड को कह रहे हैं जी, नए फैंसी कह रहे हैं बाहर तुम जो ना वो रेड आई लगा लो, रेड आई बिकता है, ये टकों की तरह, ये टिकटों की तरह बिकता है। यार आपकी बात ठीक है, बिकता है, लेकिन याद रखें कि जब एक नया ब्रीडर होता है ना, और उसके पास पहला साल बहुत उसके लिए अहम होता है। अगर आप उसको वो बर्ड लगा देते हैं, वो ब्रीड करवाता है, वो मर जाता है, निकलता है, मर जाता है, तो उसके अंदर एक फियर पैदा होता है, शायद यार ये काम मेरे बस का नहीं है, शायद मैं नहीं कर सकता, या उसको इससे कह लें कि वो मोटिवेशन नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए। तो इसलिए नए बंदे को, एक तो हमारे नए बंदे माशाल्लाह ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये फलाना 10 करोड़ कमा रहा है, तो मैं जनाब 20 करोड़ लगा के 3 करोड़ कमाऊँगा। बर्ड में ऐसा नहीं होता, याद रखना, जो भी आपको बताएगा इंतहाई फजूल हरकत होगी। बर्ड में आपने बेसिक से आना है, सीख के आना है। अगर आप 1-2 साल मार नहीं खाएंगे तो आप फिर टोका खाएंगे। तो इसलिए मेरे पास आज तक कोई आया ना, सर मैं 5 लाख का क्या लगाऊं, मैं कहता हूं जी आप कुछ ना लगाएं, आप जाएं कोई 1-2 ग्रीन फिश की ब्रीड करवाएं। मेरे पास कोई आता है ना कि ये बर्ड पैसे ले लें, बर्ड लगवा दें, मैं नहीं लगवाता। मैं सबसे पहले बर्ड लेना था, मैं बर्ड भी नहीं देता, पूछता हूँ कि क्या करना है आपने इसको, आपको पता है क्या करना है इसके साथ। अगर एक बंदे को पता ही नहीं इसके साथ मैंने करना क्या है, तो उसके पैसे क्यों लगवाएं। क्योंकि याद रखिएगा कि इस फ्रेटर्निटी में चीज़ें 1 साल के अंदर खुल जाती हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ऐसे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके पास न्यू कमर्स जाते हैं, आप पुराने बंदे उनके पास नहीं देखेंगे, हर साल उन्होंने नए बंदे कैप्चर करने होते हैं, हर साल उन्होंने नए बंदे कैप्चर करने होते हैं, क्योंकि उनका सर्वाइवल ही ऐसा है, उस तरीके से है। लेकिन शायद उनकी जो है तरीक़ाकार ऐसा नहीं है कि जो लोगों को अपने साथ एक लॉन्ग रन में जोड़ के रख सकें, तो लोग उनके साथ जुड़ते नहीं हैं। वजह यह है कि वो एक ऐसा ख्वाब दिखाते हैं जो वाकई उसमें कोई हकीकत नहीं होती, वो हकीकत से इतना करीब नहीं होता। उसको ब्राइट साइड तो दिखाते हैं, डार्क साइड नहीं दिखाते कि यार ये मर गया तो ये भी एक फिजिबिलिटी है। बर्ड का ब्रीड ही ना करना ये भी फिजिबिलिटी है। बर्ड के अंदर मसला आ जाना ये भी फिजिबिलिटी है। बर्ड आपने गलत चुन लिया, ब्रीड ही अच्छी नहीं आई, बिक ही नहीं रही, ये भी फिजिबिलिटी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपने अगर सीखा नहीं, आप बेसिक से नहीं आए, तो फिर आपके साथ आपको कोई भी चूना लगा सकता है। मैंने अक्सर देखा सुना 50 लाख का फलाने को चूना लग गया जी, फलाने को 20 लाख का चूना लग गया जी, फलाना फलानों की महफिलों में बड़ा बैठता था, आजकल नज़र नहीं आता जी, वो चूना लग गया जी उसको। तो भाई इसका ज़रिया आप खुद ही हैं। आप अल्फाज से मुतासर होकर पैसे फेंकते हैं, वो अगला बैठा इसलिए होता है कि वो अल्फाज के जादू से कमाता है, तो आप उसको दे आते हैं, तो आपका कसूर है, आप सीखें। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपने बर्ड की हॉबी में आना है तो 2-3 साल तक तो आप जिन से निकाल देंगे, आपने यहाँ से पैसा निकालना है, उसमें आपने पहला साल सीखना है, फिर रिक्वायर्ड म्यूटेशंस डालनी है, फिर रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हासिल करने हैं। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं
तो फिर आपको इसमें से पैसा, एक बाई प्रोडक्ट है इसकी, वो भी मिलेगा और उसके बाद फिर आपको कोई धोखा नहीं दे सकेगा। ब्रीड करवा के एक्सपीरियंस लेके आ जाएं, फिर जो मर्ज़ी करें, या फिर एक दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा गरम हैं तो फिर ठीक है, बंदे हैं मौजूद यहाँ पर, वो पैसे लेके आपको सबक देते हैं, उनके पास चले जाएं, पैसे दे के जो है वो सबक ले लें, उसके बाद ट्रैक फिर भी वही है। तो हंजला भाई, लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है जी, जो टॉप ब्रीडर्स हैं या अच्छे फैंसियर हैं, वो सीड कौन सा इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्ट फूड में क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे भी है, तो आप क्या यूज़ करते हैं? अच्छा जी, सबसे पहले जो इस चीज़ में मेरा एक इख्तलाफ आम लोगों से, बड़े ब्रीडर से, छोटे ब्रीडर से, बड़ा छोटा कोई भी नहीं होता, सारे एक जैसे होते हाँ हैं। जी। देखें, आपने देखना होता है कि एक बर्ड है वो रोज़ाना कितना इनटेक कर सकता है। जी। इट्स अराउंड 40 to 60 ग्राम्स। ओके। उसके अंदर उसके बर्ड की ज़रूरत क्या है? क्या उसको मटन देने की ज़रूरत है? नहीं, मटन नहीं खाता, मटन उसकी ज़रूरत नहीं है। कहता हूँ कि आप स्पाइरोलिना, आप उसको देखें, उसके अंदर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखें, कितनी बड़ी वैल्यू है। हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि स्पाइरोलिना क्या है, क्या करता है। वो ऑर्गेनिक है। आप मोरिंगा ले लें, ऑर्गेनिक है, आप उसको देखें, उसके अंदर उसकी कैसी है न्यूट्रिशन, उसकी वैल्यू देखें उसकी। इसके अलावा आपके पास एग्स हैं, एग बिस्किट है आपके पास, ठीक है, आपके पास सब्जियां हैं। काशिफ भाई, जब आपके पास ये चीज़ें हैं ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप बनावटी फार्मूलों की तरफ जाएं। ऑर्गेनिक चीज़ों में ये होता है कि उससे नुकसान नहीं होता, और बर्ड जो है ना, मतलब सडन डेथ्स फिर सामने नहीं आती। प्लान ने देखा जी, मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। वो बेसिकली बर्ड हाइपर इतना होता है कि वो बेचारे से बर्दाश्त नहीं होता, साथ बैठने वालों को मारना शुरू कर देता है। तो हंदला भाई, एक और सवाल है कि अक्सर फैंसियर पूछते हैं व्हाट्सएप में भी और फेसबुक में, डेड इन शेल, इसकी क्या रीज़न है? सर, डेड इन शेल के अंदर लोग आमतौर पे ये समझते हैं कि रीज़न जो है वो ह्यूमिडिटी है, लेकिन ह्यूमिडिटी इज़ जस्ट वन थिंग। डेड इन शेल में क्या होता है कि नंबर वन, बर्ड आपका प्रिपेयर्ड नहीं होता फुली, वो हेल्थ वाइज पूरा तैयार नहीं होता, तो आप उससे ब्रीड करवा रहे होते हैं। जब बर्ड पूरा हेल्थ वाइज तैयार नहीं होगा, जब उसका बच्चा अंडे में आएगा, वो वीक होगा, एम्ब्रियो वीक होगा, या तो वो हैच नहीं हो सकेगा। अगर हैच नहीं हो सकेगा ना, तो अंदर ही डेड इन शेल हो जाएगा, या हैच होगा, हैच होने के 1-2 दिन बाद अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। फिर लोग पता क्या कहते हैं, लोग कहते हैं यार रेड आई का सर्वाइवल क्यों नहीं है। यार मसला रेड आई को कह दें, कोई कहता है जी अंडा और मैं सॉफ्ट फूड बंद कर देता हूँ, कोई कहता है कि मैं अंडा और डबल रोटी कर देता हूँ, कोई कुछ टोट के बताता है, कोई कहता है चोरका डालना चाहिए, कोई कहता है जनाब नहीं, इसका जो क्रॉप मिल्क है ये देना चाहिए। तो देयर आर अ लॉट ऑफ सेइंग्स, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको सही और ऑनेस्टली बताऊं, ये सब लोगों के टोटके और अपनी अपनी आजमाई हुई आजमूदा चीज़ें हैं। अदरवाइज़ लोग उस चीज़ की तरफ नहीं जाते कि जो इसका ज़रिया बन रही होती है, कि आपने बर्ड को एक तो फुल गर्मी में लगा दिया, आपने छोटी एज में लगा दिया, आपने क्लोज रिश्तेदारों के साथ लगा दिया। अगर ये नहीं है तो आपने बर्ड को फ्लाइट में नहीं तैयार किया, वो उड़ा नहीं है, उसकी चीज़ें इतनी स्ट्रांग ही नहीं हुई कि वो अब हेल्दी बच्चे दे सके। तो आपने 2/2 के अंदर जो ब्रीड करवाया, वहीं पला, वहीं बड़ा, वहीं पे आपने दोबारा लगा दिया, तो वो बेचारा क्या करेगा। वो देखें, अगर एक बंदे को आप कमरे में बिठा लें वर्सेस एक जिम में जाए दौड़े, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो फिर ये कहना कि अब इसको बचाना कैसे है, भाई पहले बचाने के लिए जो गंद मारा है वो तो ठीक करें। आप वो चीज़ तो देखते नहीं हैं। तो अब ये कहते हैं जी रेड आई का सर्वाइवल या फलाने का सर्वाइवल कैसा होगा। तो सर उसके लिए मैं ये कहता हूँ, या मेरा ये मानना है कि देयर इज़ नो फिक्स्ड ट्रीटमेंट और देयर इज़ नो फिक्स सोल्यूशन टू सेव रेड आई। जी अंदला भाई, अब हमारे फैंसियर्स को ना सेटअप अपना विज़िट करवाएं, अपने बर्ड जो आपने शौकिया रखे हुए हैं वो ज़रा दिखाएं और ब्रीड दिखाएं कैसी आ रही है। चलें जी, अब हम शेड में चलते हैं हंजला भाई के साथ। बहुत शुक्रिया।